भगवान भी कहते हैं कि तुम प्रयास करो, पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और पुरुषार्थ ही मत करो, कर्महीन बन के बैठे रहो तो मैं तो किसी के साथ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको मैं प्रेम करता हूं, और जो सिर्फ घंटी बजाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, उनके पास में कभी फटकता नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थी नहीं। अर्जुन को पुरुषार्थी होने का पूरा संदेश है भगवत गीता। कोई मंदिर में जाके माथा टेकने का संदेश नहीं है भगवत गीता। अर्जुन कर्महीन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ताकत कम होती जा रही है, मन में भय बैठ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब मेरे हैं, प्रियजन है, कैसे लड़ूं। तो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई है, और वो पुरुषार्थी बनने के लिए सुनाई है। रामचंद्र जी की कहानी हम पढ़े, राम की कथा पुरुषार्थी होने की कथा है। पूरा का पूरा उनका जीवन एक ही संदेश देता है, पुरुषार्थी बनो। अगर राम ने ये सोच लिया होता मैं तो अयोध्या से अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ तो एक पत्नी है और आधा मेरा भाई है लक्ष्मण, मैं कैसे लड़ूंगा रावण से, तो वो तो निकले ही नहीं होते घर से कभी। हम सब जानते हैं कि राम सेना लेके नहीं निकले थे, राम दास दासियों को लेके नहीं निकले थे, घर से वैभव और संपत्ति लेके नहीं निकले थे, अकेले निकले थे अपनी पत्नी और भाई के साथ। नहीं निकले होते तो राक्षस संस्कृति का ही इस देश में बोलबाला होता, बाकी तो कुछ होता नहीं इस देश में। लेकिन निकल पड़े, वो निकल पड़े तो भील, कोल, किन्नर, नर सब उनके पीछे लाखों की संख्या में खड़े हो गए और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया। तो दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अकेला ही निकलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अकेला आदमी तो बहुत कुछ करता है, संकल्प होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आजादी के स्वदेशी आंदोलन के 100वें वर्ष पर, वंदे मातरम आंदोलन के शताब्दी वर्ष पर कुछ तो संकल्प करें अपने मन में, और इतना ही संकल्प करें कि हम भारत को भारतीयता की तरफ ले जाने के लिए जीवन भर प्रयास करेंगे। सफल हो या ना हो ये दूसरी बात है, प्रयास हम करेंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम चिंता मत करो, फल की चिंता तुम करने के अधिकारी नहीं हो, तुम काम करो, प्रयास करो, फल मिले ना मिले, मा फलेषु कदाचन। तो हम प्रयास करें, पूरी ईमानदारी से करें, कर्मठता से करें, निष्ठा से करें, तो शायद आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये देश भारतीयता की तरफ लौट सकता है, समाज भारतीयता की तरफ लौट सकता है। और नहीं करेंगे तो जो पीढ़ी जवान हो रही है ना, ये आपकी आंखों के सामने ही इस देश को खड्डे में ले जाके डालने वाली है, आपके देखते देखते। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, इसको भारतीयता का संस्कार तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़कर निकल रही है, तो संस्कार तो यूरोपियन है, तो वो भारत को तो पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अगर जानते और पहचानते होते तो अपने दादाजी को पूछते, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। वो तो ये कहते कि भाई हम तो रक्षाबंधन मनाएंगे हमारे कॉलेज में, हम ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। अगर जानते बूझते समझते तो, अगर हमारी युवा पीढ़ी जानती बूझती समझती तो अब कॉलेजेस में फैशन परेड होने लगी है, यूनिवर्सिटीज में फैशन परेड होने लगी है, ये होता क्या? हमने अपने बच्चों को उन फैशन परेडों में पहले से ही शामिल करने का तय कर लिया है। छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में फैशन परेड होने लगी। यूरोप में शरीर का आनंद ही सब कुछ है, इसलिए शरीर और यौनिकता के आसपास सब कुछ घूमता है वहां पर। भारत में शरीर का आनंद कुछ भी नहीं है। तो हम तय करें जाना किधर है, और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सही समय है कि अब हम देश के बारे में चिंतन करें। चिंता कम करें, चिंतन ज्यादा करें। ज्यादा लोग चिंता से ग्रसित हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, रास्ते निकलेंगे उसमें। तो आज भारत और यूरोप का चिंतन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि हम तय करें हमें जाना किधर है। अगर हम भारत और भारतीयता की तरफ जाना चाहते हैं तो ये मान लें कि हर देश की सभ्यता उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से तय होती है। भारत एक गर्म देश है या समशीतोष्ण जलवायु का देश है, तो यहाँ की सभ्यता में हर वो चीज होगी जो प्रकृति से संबंधित है। यूरोप ठंडा देश है, उस ठंडे देश की सभ्यता में जो कुछ भी होगा वो उनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। अब वहां से कुछ आया है और हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल कर लिया तो हमको ही नुकसान करेगा, उनको नहीं करेगा।